हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने नागरिकता कवर कर ली थी। अब हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और अगला टॉपिक फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार पढ़ते हैं। इसमें मैंने पहले पढ़ा था आर्टिकल 5 अनुच्छेद 5 जो कि जो भारत में लोग हैं, जो भारत में लोग पैदा हुए हैं उनको नागरिकता देता है। आर्टिकल 6 जो लोग पाकिस्तान से भारत में माइग्रेट हुए हैं 19 जुलाई 1948 से पहले, जो पाकिस्तान से लोग भारत में आ गए उनको नागरिकता मिलती है। आर्टिकल 7 कुछ लोग आज़ाद होने से पहले ही पाकिस्तान में चले गए थे कि बंटवारे की सुन के कि इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा है, तो कुछ लोग पाकिस्तान के साइड चले गए, लेकिन उनको वहाँ पर पसंद नहीं आया तो वो वापस भारत में आ गए। तो 1 मार्च 1947 से पहले जो भी लोग इंडिया से पाकिस्तान गए थे और वहाँ से वापस आ रहे हैं उनको नागरिकता। आर्टिकल 8 है कि जो भारत के मूल नागरिक है, भारत जिनके पास भारत की नागरिकता है, वो विदेश में जाके रह सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, वहाँ पे घूम सकते हैं, लेकिन उनकी नागरिकता रद्द नहीं होगी। और आर्टिकल 9 है अगर वही लोग वहाँ पे जाके दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो उनकी नागरिकता रद्द हो जाएगी। आर्टिकल 10 है नागरिकता अधिकारों की निरंतरता, यानी हमारी नागरिकता कब तक बनी रहेगी। अगर हम कोई भी देश विरोधी काम नहीं करते, कोई भी देश के खिलाफ काम नहीं करते, तब तक हमारी नागरिकता बनी रहेगी। अगर हम देश के विरोध में काम करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिससे देश की छवि खराब हो, तो इंडियन गवर्नमेंट अपनी होम मिनिस्ट्री अपनी नागरिकता को रद्द कर देगी। आर्टिकल 11 है संसद को संसद को इस पर कानून बनाने का अधिकार है और गृह मंत्रालय कानून बनाता है और संसद इस पर कानून को पास करता है। फिर अधिनियम के बारे में 1995 ये जो संशोधन हुए हैं अधिनियम में, पहला 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2015 में, 2019 में। 4 टाइप से मिलती है। पहला तो बर्थ के आधार पर, यानी जन्म किस तरह से हुआ है। अपने मम्मी पापा में से एक भारत का नागरिक होना चाहिए, या तो मदर भारत की नागरिक होनी चाहिए या फादर भारत का नागरिक होना चाहिए। और फिर 18 की एज के बाद हमारे ऊपर है कि हम भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं या अदर कंट्री की नागरिकता लेना चाहते हैं। वंश के आधार पर है, माता पिता दोनों भारत के नागरिक होने चाहिए। फिर रजिस्ट्रेशन, कोई भी विदेशी जिसे भारत की नागरिकता चाहिए उसे कम से कम 7 साल भारत में रहना पड़ेगा। एक है देशीकरण। देशीकरण है स्पेशल लोगों के लिए, जिसे कला साहित्य विज्ञान, मतलब जितने भी ये स्पेशल फील्ड हैं उनमें काम किया हो, भारत की कोई भी भाषा आती हो और 10 साल भारत में रहा हो, उसे देशीकरण के माध्यम से मिलती है। नागरिकता समापन होता है त्याग, बर्खास्त और वंचित। फिर भारत का सिटीजन होने के साथ साथ अपनी इंडियन गवर्नमेंट कुछ अलग टाइप से पासवर्ड या एक सिटीजनशिप में ही अलग कैटेगरी रखती है कि ये भी हमारे सिटीजन ही है। जैसे एनआरआई है, एनआरआई होते हैं नॉन रेजिडेंशियल इंडिया, वो इंडिया के लोग जो इंडिया में नहीं रहते। जैसे सऊदी अरेबिया, ये जितने भी अरब के देश हैं वहाँ पे इंडिया से लोग काम करते हैं। अमेरिका है, इंग्लैंड है, यहाँ पे भी इंडिया से लोग जाके काम करते हैं, लेकिन वो रहते तो इंडिया में नहीं है, उनके पास नागरिकता इंडिया की है। तो उन लोगों को एनआरआई की कैटेगरी में रखा जाता है, जो भारत को छोड़ के और कहीं बाहर काम करते हैं और उन्हें भारत छोड़े कम से कम 6 महीने से ज़्यादा हो गए हों। और साथ ही साथ जो भी वो पैसा भारत में भेजते हैं, जो भी इनकम भारत में भेजते हैं, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। उनके 2 टाइप के अकाउंट होते हैं। पहले होता था एनआरई अकाउंट। एनआरई अकाउंट में खाली पैसा आ सकता था, यहाँ से वापस नहीं जा सकता था। ऐसे अब एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, बाई चांस से कोई ए बंदा है, वो दूसरे देश में काम करता है, वहाँ से भारत में पैसे भेज सकता है, लेकिन उस अकाउंट के थ्रू यहाँ से पैसे नहीं जा सकते। तो उसको चेंज करके एनआरओ अकाउंट बना दिया गया कि वो भी पैसे भेज सकता है, लेकिन जब उसको जरूरत हो तब यहाँ से भी उसके लिए पैसे जा सकते हैं। फिर सेकंड है पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पीआईओ उसके लिए होता था जो पहले, जिसके पास पहले इंडिया की सिटीजन हो या उसके मम्मी पापा के पास इंडिया की सिटीजनशिप हो। लेकिन इसको 2015 में ख़त्म कर दिया गया और 2005 में बनाया था ओसीआई, और 2015 में पीआईओ खत्म करने के बाद ओसीआई में ही मर्ज कर दिया गया। अब हम देखते हैं ओसीआई क्या होता है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया 2005 में बनाया गया, पीआईओ इसमें मर्ज कर दिया गया। और जैसे जो बड़े बड़े आदमी होते हैं जिन्होंने किसी स्पेशल फील्ड में अच्छा काम किया होता है, उनको ओसीआई दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक है, उनको ओसीआई दिया गया है। कोई भी साइंटिस्ट है या कोई भी एक्टर है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, उसके पास नागरिकता तो दूसरे देश की है,
लेकिन वो भारतीय मूल के हैं, यानी उनके पास या उनके मम्मी पापा के पास भारत की नागरिकता थी, तो उनको स्पेशल कैटेगरी में रखा जाता है। उसे ओसीआई कहते हैं। उन्हें स्पेशल सुविधा दी जाती है, और ये स्पेशल सुविधा बस उन देशों को नहीं दी जाती जो कि अपने शत्रु देश हैं। शत्रु देश कोई भी फिक्स नहीं होते किसी देश के, वो चेंज होते रहते हैं। जैसे अपने शत्रु देश में खाली अपने शत्रु देश में बस चाइना और पाकिस्तान है। फिर होता है एनआरसी, नेशनल रजिस्ट्रेशन पर सिटीजन। नेशनल रजिस्ट्रेशन पर सिटीजन 1971 में बनाया गया था। जो वेस्ट पाकिस्तान वाले थे, यानी जो आज के पाकिस्तान वाले थे, वो बांग्लादेश वालों पे ज़्यादा अत्याचार करते थे। तो जो बांग्लादेश के लोग हैं वो असम की तरफ जाने लगे थे, वहाँ से माइग्रेट होने लगे थे। जो पहले तक हो रहे थे वो तो ठीक था, लेकिन वहाँ पे युद्ध होने के बाद, अलग देश बनने के बाद भी वहाँ से माइग्रेशन स्टार्ट थी। तो जो असम के नेटिव पीपल थे, वहाँ के जो लोकल लोग थे, उन्होंने विरोध उठाया कि अगर यहाँ पे ही सभी के सभी बांग्लादेशी आ जाएंगे तो हम कहाँ पे जाएंगे। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एनआरसी बनाया। 24 मार्च 1971 से पहले जितने भी लोग आए हैं उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन उससे पहले नहीं दी जाएगी। जो न्यूज़ वगैरह है, जो अपनी पॉलिटिशियन पार्टियां हैं, वो उसको 4 करोड़ लोग कह रहे थे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर गया, तो सुप्रीम कोर्ट में जो भी चीज़ होती है वो ऑन रिकॉर्ड होती है पेज पे, कि कितने पर्सन आए हैं, उनके नाम बताओ कौन कौन आया है। तो उसमें खाली 19 लाख लोग मिले। कहाँ 4 करोड़ और कहाँ 19 लाख। फिर है CAA, जो कि अब करंट में काफ़ी चर्चा का विषय रहा था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2019 में लाया गया। इसमें है कि भारत में 2014 से पहले जितने भी माइनॉरिटी आए हैं, जितने 2014 से पहले भारत में जितने माइनॉरिटी आए हैं उन सबको सिटीजनशिप। आप इसमें एक चीज देखो, भारत में नागरिकता लेने के 4 टाइप हैं। पहला तो है जन्म के आधार पर, सेकंड है वंश के आधार पर, थर्ड है रजिस्ट्रेशन। जो रजिस्ट्रेशन है उसमें क्या शर्त है, कोई भी विदेशी अगर भारतीय नागरिकता लेना चाहता है तो उसे 7 साल के लिए भारत में रहना पड़ेगा। तो इसने तो उस शर्त को फॉलो ही कर लिया। 2014 से पहले जो आया है, 14 से 19 तक 7 साल हो गए, उन सभी को सिटीजनशिप। मीडिया ने और पॉलिटिशियन पार्टी ने इसी को एक मुद्दा बना दिया। अब हम देखते हैं मौलिक अधिकार, भाग 3, पार्ट 3, फंडामेंटल राइट, जो कि है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज ले लेते हैं। प्रेसिडेंट फंडामेंटल राइट को निलंबित कर सकता है। जो अपना राष्ट्रपति है वो इमरजेंसी के टाइम पे या किसी जो राष्ट्रपति है वो फंडामेंटल राइट्स को निलंबित कर सकता है, यानी बैन कर सकते हैं। कि जब नेशनल इमरजेंसी हो या किसी स्टेट में इमरजेंसी हो तो उस टाइम पे हमारे फंडामेंटल राइट्स बैन हो सकते हैं। लेकिन जो पार्लियामेंट हमारी संसद है वो फंडामेंटल राइट को ख़त्म भी कर सकती है और उसमें चेंज भी कर सकती है। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो यूएसए से लिए गए, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो यूएसए से लिए गए हैं, अमेरिका से। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट के रक्षक होते हैं। देखते हैं आर्टिकल 12 होता है अल्पीकरण। मौलिक अधिकारों में हमें काफ़ी स्वतंत्रता है, यानी सब, लेकिन उसके ऊपर भी लिमिट है। हमें कहीं पर भी जाने की, घूमने की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना हम किसी के बेडरूम में चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं। तो उस पर जो रोक लगाता है, यानी राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 12 में ये है। आर्टिकल 13 है सुप्रीम कोर्ट। अगर संसद ने कोई भी ऐसा कानून बना दिया है जो कि संविधान को प्रभावित करता है, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 13 के तहत उस कानून को रद्द कर सकता है, किसी भी फैसले को बदल सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट संविधान में या संसद में अपने देश के किसी भी कानून में जो भी इंटरफेयर करता है वो आर्टिकल 13 की मदद से करता है। सुप्रीम कोर्ट संविधान प्रभावित, यानी जब संविधान प्रभावित हो रहा होगा तब सुप्रीम कोर्ट कानून को बदल सकता है, या चाहे वो कानून संसद ने बनाया हो या किसी डिपार्टमेंट ने बनाया हो। अब हम देखते हैं मौलिक अधिकार। हमारा सबसे पहला मौलिक अधिकार है राइट टू इक्वलिटी, समता या समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से 18 तक। इसे याद रखने का छोटी सी ट्रिक है कि आपको समानता कब चाहिए होती है, जब आप टीन एज में हो, 14 से 18 के एज में हो, तब आपको समानता चाहिए होती है। आपके साथ कोई भी भेदभाव ना किया जाए, आपको
पूरी समानता दी जाए बड़ों की तरह, कहीं पे भी घूमने की, कुछ भी देखने की, चलने की, फिरने की। इसमें आर्टिकल 14 है कि कानून के समक्ष सब समान है। यानी कानून न्याय करते वक्त ये नहीं देखता कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, ये अपर कास्ट से है, लोअर कास्ट से है। कानून के समक्ष सब समान है। यानी या फिर और 15 है, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के बेस पे आपके साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं होगा। इन दोनों में हल्का हल्का डिफरेंस है। इसमें आप ये समझो कि जब हम कानून के पास जाते हैं ना, कोई भी रिपोर्ट लेके या अपनी कोई भी समस्या लेके, तो हम कानून के समक्ष समान हैं। कानून, जिसने गलती की होगी उसको सजा मिलेगी, चाहे वो अपर कास्ट है या लोअर कास्ट है। ये है जब कानून अपने पास आता है, हमको कोई भी बेनिफिट देना है तो कानून ये देख के नहीं देता कि भाई इसका धर्म ये है, इसकी जाति ये है, इसका लिंग ये है, ये यहाँ पे पैदा हुआ है, इससे के साथ भेदभाव होके नहीं देता। वो सबको समान कानून मिलता है। अगर हम कानून के पास जाते हैं मदद लेने के लिए, तो भी हमारे साथ समान कानून के अनुसार भी ये होता है। आर्टिकल 16 है, जॉब में समानता। आर्टिकल 17 है, छुआछूत खत्म। यानी जो छुआछूत होता था, जो अपर कास्ट के लोग हैं वो लोअर कास्ट के लोगों को नहीं छूते थे, उनके साथ गलत व्यवहार होता था, तो उसकी समानता। अब कोई भी छुआछूत नहीं कर सकता, ये सबका मौलिक अधिकार। अगर कोई किसी के साथ छुआछूत करता है तो वो अधिकार का मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपना केस लड़ सकते हो। बाय चांस अगर आपको कोई भी लड़ाई झगड़े का, जमीन का और कोई भी केस लड़ना हो, तो उसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट का केस है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हो। आर्टिकल 18 है, टाइटल खत्म। जैसे कोई भी अपने आप को टाइटल दे लेता था, जैसे महात्मा गांधी को बापू की उपाधि, महात्मा की उपाधि, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि। जैसे अरब में, अरब के जो राजा होते, किंग होते थे, उन्हें खलीफा बोला जाता था। ऐसे भारत में भी बहुत सी, जैसे जैसे नीचे महाराष्ट्र में पेशवा होते थे, तो पेशवा का टाइटल खत्म कर दिया। इस टाइप से कोई भी अपने आप को खुद टाइटल नहीं दे सकता। गवर्नमेंट है वो उसको टाइटल दे सकती है। जैसे किसी को डॉक्टर का टाइटल मिलता है, वो उसको डिग्री लेने के बाद मिलता है। तो खुद कोई भी टाइटल नहीं ले सकता। सेकंड है, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 से 22 तक। इसमें आर्टिकल 19 को संविधान की रीढ़ कहा जाता है, क्योंकि हमें जितनी भी स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 19 से प्राप्त है। और जब भी इमरजेंसी लगती है तो सबसे पहले आर्टिकल 9 ही बैन होता है। इमरजेंसी लगते ही आर्टिकल 19 बैन हो जाता है। जब हमारा संविधान बना तो संविधान में 7 टाइप की स्वतंत्रता थी। लेकिन 44वां संशोधन 1978 में हुआ, तो उसमें से राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। अब आर्टिकल 19 में 6 टाइप की स्वतंत्रता है, जिसमें पहली स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति, मौन, भाषण, आरटीआई, मीडिया, प्रेस, पुतले की स्वतंत्रता। यानी हम में बोलने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मौन करने की स्वतंत्रता, हम कहीं पे भी कैंडल मार्च ये निकालते हैं उसकी स्वतंत्रता है, हम कहीं पे भी भाषण दे सकते हैं, आरटीआई लगा सकते हैं, मीडिया, प्रेस, हम मीडिया को भी स्वतंत्रता है, पुतला फूकने की, हम किसी का भी पुतला फूक सकते हैं, इन सब की स्वतंत्रता है। यानी हमें अपना विरोध प्रकट करने के, अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है। लेकिन इमरजेंसी लगते ही ये अधिकार हमारा खत्म हो जाता है। सेकंड है, सभा कर सकते हैं विदाउट वेपन। यानी हम कहीं पे भी इकट्ठे हो सकते हैं, वहां पे भाषण कर सकते हैं, बहुत से लोग इकट्ठा होकर किसी भी बात पे डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन विदाउट वेपन के। उसमें वेपन नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर उसमें वेपन होंगे तो मौलिक अधिकार से बाहर हो जाएगा और उस पर पुलिस से या गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। तीन है, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन बनाना, कि हम कोई भी पार्टी बना सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, यानी कोई भी संगठन बना सकते हैं। फोर्थ है, आने जाने, घूमने फिरने की स्वतंत्रता। हमें कहीं पर भी आने जाने की, भारत में कहीं पर भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता प्राप्त है। ई है, रहने सहने और बसने की स्वतंत्रता। फोर्थ तो है, हम कहीं पे भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता है। और फिफ्थ है, हम पूरे भारत में कहीं पर भी जाके रह सकते हैं और बस सकते हैं, यानी वहाँ पे प्रॉपर्टी लेके, वहाँ पे अपना घर बना के, वहाँ पे परमानेंट रह सकते हैं। ये स्वतंत्रता भी हमें
एफ था संपत्ति का अधिकार। इसको संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। ये इसलिए हटाया गया क्योंकि गवर्नमेंट को बाई चांस कोई रोड बनाना है और उसके बीच में किसी की ज़मीन आ रही है, तो वो ये बहाना बना के कि ये तो हमारे पूर्वजों की ज़मीन हम इसे नहीं देंगे और ये हमारा मौलिक अधिकार है। तो इससे इंडियन गवर्नमेंट को डेवलपमेंट करने में परेशानी आ रही थी, तो इसलिए इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। अब लास्ट बचता है 7th जी, बिजनेस। हम पूरे इंडिया में कहीं पर भी बिजनेस कर सकते हैं, हमें इसकी स्वतंत्रता है। अब आर्टिकल 20 है अपराध दोष में संरक्षण। यानी अगर हमें कोई भी अपराध कर देते, कोई भी गलती कर देते हैं, तो उसमें हमें क्या सज़ा मिलेगी, उस या हम कैसे बचेंगे, उसके बारे में है। अगर हम कोई भी अपराध कर देते हैं तो उस एक अपराध के लिए हमें 2 बार सज़ा नहीं मिलेगी। जैसे अचानक किसी बंदे ने चोरी कर ली, एक जज ने उसे सज़ा सुनाई कि इसको 2 साल की जेल होगी। वो 2 साल की जेल काट भी ली उसने या नहीं काटी, उसकी जगह पे जज चेंज हो गया, उसकी जगह पे दूसरा जज आया, तो वो बोला इसको 2 साल की जेल जेल नहीं, इसको 10 साल की जेल होगी। तो ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी बंदे को एक बार अपराध की एक बार ही सज़ा मिलती है। फिर सेकंड है एक्स पोस्ट फैक्टो, यानी अपराध अनुसार सज़ा। सॉरी, इसमें रहता है अपराध समय अनुसार समा। एक्स पोस्ट फैक्टो यह अपराध के समय अनुसार सजा। यानी किसी ने अपराध किया है 2002 में और उसको सजा मिल रही है 2022 में, तो उसको 2022 के कानून के तहत सजा नहीं मिलेगी, उसको सजा मिलेगी 2002 के कानून के तहत। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल था कि कई लोगों ने मिलकर एक लड़की का रेप कर दिया था। उसमें बाकी लोगों को तो सजा मिल गई थी, लेकिन उसमें एक बंदा छूट गया था। वो इसलिए छूट गया था क्योंकि उसकी एज 17.5 साल थी और उस टाइम पे 17.5 साल के आदमी को नाबालिग माना जाता है। लेकिन उसके बाद कानून में चेंज किया गया, अगर अपराध ज़्यादा बड़ा होगा, अगर अपराध ज़्यादा बड़ा होगा तो आदमी को 14 साल से ही बालिग मान लिया जाएगा। लेकिन उसने वो अपराध वो कानून बनने से पहले किया था, तो उसको सजा बालिग वाली मिली। उसको 6 महीने की जेल के बाद वो बाहर आ गया, लेकिन जो और थे उनको जेल हो गई। थर्ड है सेल्फ इंक्रिमेशन, स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं। यानी जो जज है, जो कोर्ट है, वो इस बात अगर हम खुद के विरुद्ध गवाही देते हैं पुलिस के सामने, तो उसको नहीं मानती। पुलिस के सामने अगर हम कोई भी कहानी सुनाते हैं या अपना सच बताते हैं, झूठ बोलते हैं, जज उसको नहीं मानता। हम कोर्ट में जाके जो भी अपनी सफाई देते हैं, जज केवल उसको मानते हैं। तो अगर हम अपने आप के विरुद्ध भी गवाही देंगे तो वो मान्य नहीं होती।